हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे भाई क्लास 10th की एग्ज़ाम की बहुत ही आपका समय क्या हो रहा है, नज़दीक आते जा रहा है। तो आप में भी वो जुनून भर जानी चाहिए। अब ऐसे-ऐसे थ्योरी जो लेके आए हैं आपके सामने देख पा रहे हैं, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f सिद्ध करना है। आज की क्लास को आप शुरू से लेके अंत तक अच्छे से एन्जॉय करिएगा। मेरे भाई इस प्रश्न से आपको 6 मार्क्स पक्का हो सकता है। और अगर आप देखें तो ये प्रश्न पूछा गया, कहीं न कहीं ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 2024, हाल में ही पूछा गया प्रश्न है। 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, है ना? तो ये कोई मामूली प्रश्न नहीं है, ये पूछा गया प्रश्न है। और कितना मार्क्स में? तो मेरे भाई आप भी कहोगे कि सर 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो चलिए हम क्लास को एंजॉय करते हैं, शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा। सिद्ध क्या करना है? तो भाई मेरे दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला जिसको आप बोल सकते हैं, 1/v + 1/u = 1/f हमें प्रूव करना है। मतलब 6 मार्क्स अगर पक्का करना है तो ये क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से एंजॉय करना पड़ेगा। चलिए सर, तो हमारा ये है अवतल दर्पण में। और कौन सी दर्पण में? तो अवतल दर्पण में इस बार पूछा गया था, है ना? अगली बार हो सकता है आपको अवतल में भी रिपीट भी कई बार कर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, कोई क्वेश्चन, और हो सकता है या नहीं तो अवतल में ना तो उत्तल में पूछा जाएगा, है ना? तो आज हम अवतल में आपको सिद्ध करके सारी चीज दिखाते हैं, फिर हम लोग उत्तल में भी देखेंगे। तो आज की क्लास को आप एंजॉय करेंगे। अवतल दर्पण में सिद्ध दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f सिद्ध करें। या फिर अथवा ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि u, v और f के बीच संबंध स्थापित करें, या सिर्फ डायरेक्ट आपको मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र को सिद्ध करके दिखाएं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्या है, एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न है। दैट मींस 1/v + 1/u = 1/f, ये चीज हमको सिद्ध करना है इनमें। तो चलिए सर, इसके लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले अवतल दर्पण लेते हैं। कौन सी दर्पण? तो मेरे भाई आप भी साथ साथ बोलोगे, एक अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? तो एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये तो हमारा अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में आप जानते हैं दोस्तों, एक होता है प्रधान अक्ष। तो सबसे पहले हम प्रधान अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं? तो प्रधान अक्ष। और ये हमारा प्रधान अक्ष, ये हमारा क्या हुआ? प्रधान अक्ष। ये हमारा क्या हुआ? तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया? हमारा प्रधान अक्ष। उसके बाद प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु को रखते हैं। एक वस्तु को हम कहां पे रखते हैं? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु को इस तरह से रखते हैं कि वो वस्तु कहां आना चाहिए? तो मेरे भाई वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आना चाहिए। इस तरह से एक वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखने के बाद वस्तु से क्या करते हैं? एक समांतर वस्तु को टच करते हुए प्रधान अक्षीय समांतर एक लाइन ड्रॉ। ये रहा हमारा प्रधान अक्षीय समांतर। प्रधान अक्षीय समांतर एक आपतित किरण जो प्रकाश क्या करती है, जो आपतित किरण खींचते हैं प्रधान अक्षीय समांतर। और मेरे प्यारे भाई आप जानते होंगे कि प्रधान अक्षीय समांतर जब आपतित किरण खींची जाती है तो वो दर्पण से टकराकर, यहाँ पे दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है। तो दर्पण से टकरा करके वो किससे होकर लौटेगी? तो आप होगे सर फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर? तो फोकस से होकर गुजरती है। इस तरह से ये फोकस से होकर गुजरेगी। साथ ही साथ एक और किरण को भेजते हैं। वो किरण किससे होकर के भेजेंगे? तो वो वक्रता केंद्र सी से होकर के भेजेंगे। और वक्रता केंद्र सी से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, मेरे प्यारे भाई आप लोग जवाब देंगे, कहां से गुजरेगी? तो वो वक्रता केंद्र सी से ही वापस फिर से लौट जाएगी, है ना? ये चीज आपको क्या करना है? फिगर में दर्शा देना है। अवतल दर्पण है चूंकि, तो आप जानते होंगे अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी हुई होती है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है मेरे भाई? तो धसी हुई होती है। तो इस तरह से हम चीजों को क्या कर लेंगे? पहले आकृति प्रेम पूर्वक बना लेंगे। ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण की दिशा आप इस तरह से देखेंगे। ये वक्रता केंद्र सी से होकर प्रकाश की किरण को भेजा गया है। जो आप नियम प्रतिबिंब निर्माण में आप नियम सीखे होंगे कि जब वक्रता केंद्र सी से होकर के किसी किरण को भेजा जाता है तो वो दर्पण से टकरा करके पुनः क्या होता है? उसी दिशा में लौट आती है ना? उसके बाद प्रधान अक्षीय समांतर जो किरण को भेजा गया है वो दर्पण से टकराकर क्या होती है? फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर के। तो मेरे भाई एक दूसरे को कहां पे काटा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे काटा। जहां पे काटा है वहां पे क्या बन जाता है? तो हमारा एक प्रतिबिंब बन जाता है। वहां पे क्या बनता है? तो मेरे प्यारे भाई एक प्रतिबिंब बनता है। वहां पे क्या बनता है? तो आप भी कहोगे सर प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब। ये हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो ये हमारा प्रतिबिंब। ये हमारा क्या हो जाता है? देखिए प्रतिबिंब। आप देख सकते हैं इस तरह से हम क्या करेंगे? एक प्रतिबिंब, चलिए ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। तो इसका नाम लिख देंगे तो जब बच्चे हम ए बी एक वस्तु को कहां रखते हैं तो आप देख सकते हो अच्छे से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? सी और एफ के बीच। दैट मींस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। यहां पे बन रहा है। तो ये हमारा प्रतिबिंब का नाम ए डैश, बी डैश हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। और इसका नाम लिखे तो यहाँ पे बच्चे क्या हो गया? एन। इस बिंदु का नाम हम इस पॉइंट का नाम हम क्या लिखते हैं? एन।
और एन से क्या करते हैं, एन क्यू एक लंब ड्रॉ करते हैं, एन से एन क्यू एक लंब खींचते हैं, एन से एन क्यू क्या करते हैं बच्चे, एक लंब खींचते हैं, एन से एन क्यू, एन से एन क्यू एक लंब खींचते हैं, ये है क्यू पॉइंट और ये है आपका ध्रुव, ये क्या है तो आपका ध्रुव है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, पहले हम फिगर का आकृति का काम कर लेंगे पूरा और फिर आप दर्पण को मान लेंगे एम एम डैश, एम एम डैश। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु ए बी को रखे हैं इस प्रकार से कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहां पे बनता है, वक्रता केंद्र सी और एफ, फोकस एफ के बीच बनती है ना। इसके बाद जो भी काम किए हैं इनको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो मान लेते हैं कि माना कि एम एम डैश के बारे में अगर बोले तो ये क्या है, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एम एम डैश क्या है तो मेरे भाई एक अवतल दर्पण है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे कि वस्तु की स्थिति की अगर बात करें, वस्तु की स्थिति तो आप देख सकते हो वस्तु को कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र सी एवं अनंत के बीच, एवं किसके बीच, तो अनंत के बीच। और अगर प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है मेरे भाई, तो प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच। आप कह सकते हो वक्रता केंद्र सी एवं फोकस एफ के बीच। और इसकी प्रकृति के बारे में अगर बात करें, प्रकृति कैसा है प्रतिबिंब का, तो मेरे भाई प्रकृति कैसा है, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, तो वास्तविक उल्टा। इतना सा चीज आप देख पा रहे हैं, फिगर से हम लिखे हैं एम एम डैश हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, आप देख पा रहे हैं। और वस्तु की स्थिति की अगर बात करें तो वक्रता केंद्र सी और एवं अनंत के बीच वस्तु को रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है मेरे भाई, तो वक्रता केंद्र सी एवं फोकस एफ के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। प्रकृति की अगर बात करें तो वास्तविक उल्टा बन रहा है। इसके बाद हम लोग को साथ साथ क्या करना है, थोड़ा सा अलग हट करके हम लोग क्या करते हैं, आज थ्योरी को सिद्ध करते हैं ना बच्चे। ये आपको मिलने वाला नहीं है फिर कहीं पे, है ना। तो इसको थोड़ा सा और करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम चिन्ह परिपाटी के नियम से लगाते हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम से। अगर हम चिन्ह परिपाटी के नियम से बात करें, चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से, तो चिन्ह परिपाटी के नियम से आप क्या जानते हो मेरे भाई, तो आपको पता है कि सारी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। और दूसरी बात, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इस चिन्ह परिपाटी को आप दिमाग में रख करके सारी चीज को लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे वस्तु दूरी की बात करें तो ध्रुव से अगर वस्तु दूरी मापी जाए तो ध्रुव से वस्तु कहाँ रखा गया है, ए बी यहाँ पे है, ए पॉइंट पे। तो P से A के बीच की दूरी, तो P से A के बीच की दूरी को आप क्या कर सकते हैं, तो P से A के बीच की दूरी को PA, वस्तु दूरी हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, तो वस्तु दूरी PA बराबर हम क्या मानेंगे, तो मेरे भाई वस्तु दूरी को आप U से सूचित करते हैं। P से A के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, U। लेकिन बच्चे क्या है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष समांतर जो आपतित किरण खींचा गया है, तो वो किरण की विपरीत दिशा में मापा जाता है दूरियां। आप यह सीधे याद रखोगे कि दाईं साइड अगर कोई भी चीजें होता है तो वो धनात्मक होगा, और फिर बाईं साइड लेफ्ट साइड कोई चीजें होता है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, तो चिन्ह परिपाटी के नियम से ये स्पष्ट होता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश आप देख पा रहे हो BN क्या है, आपतित किरण है। ये आपतित किरण किधर जा रही है, इस ओर जा रही है। तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापा जाता है, क्योंकि यहाँ ध्रुव है तो ध्रुव से ही P से ही A को मापा गया है, तो आपतित प्रकाश का विपरीत दिशा हो गया। और आपतित प्रकाश का विपरीत दिशा में मापा गई दूरी क्या होता है मेरे भाई, धनात्मक नहीं, ये क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये इसके विपरीत दिशा में मापा जाता है। तो P से A की दूरी क्या हो जाएगा हमारा, -U। प्रतिबिंब दूरी, अब देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहाँ A डैश B डैश। तो प्रधान अक्ष पे A डैश बिंदु को आप नोटिस करें यहाँ पे, P से A डैश, फिर से आप उल्टा दिशा में माप रहे हैं, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा ये है, ये चीज को आप दिमाग में रखेंगे। P से A डैश, प्रतिबिंब दूरी क्या है, PA डैश। और प्रतिबिंब दूरी को हम V से सूचित करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे चिन्ह परिपाटी साथ साथ लगा रहे हैं, इसलिए PA डैश हमारा क्या हो जाएगा, -V। इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पे लिखना है फोकस दूरी। फिर आप फोकस दूरी की अगर बात करें, तो बच्चे यहाँ पे फोकस दूरी को हम क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी को अगर ना लिखें तो वक्रता त्रिज्या की अगर बात करें बच्चे, तो वक्रता त्रिज्या हमारा क्या है,
वक्रता त्रिज्या पीसी, पी से सी की बीच की दूरी, पी से सी के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या पीसी। और पीसी कितना है हमारा, तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, और ये भी उल्टा दिशा में मापा जाता है, इसीलिए माइनस आर हो जाएगा। और बच्चे आर बराबर आप 2f सीध करके आए हैं, तो इसीलिए ये माइनस 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, तो मेरे प्यारे भाई ये माइनस 2f हो जाएगा। चलिए अब कहानी को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर माइनस आर यानी माइनस 2f। तो अब हमें प्रमाण की जरूरत होती है। अब किसकी जरूरत होती है, तो प्रमाण की जरूरत। अब चलते हैं हम लोग प्रमाण में। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, और प्रमाण में किसको लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ये दर्पण को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस दर्पण को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ये त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिसको हम हाईलाइटेड कर रहे हैं, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, आप कमेंट में जवाब देंगे। तो ए बी सी। उसके साथ साथ एक दूसरा त्रिभुज फिर से हाईलाइटेड कर रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखना है। ये एक दूसरा त्रिभुज दिखा रहे हैं, और इस त्रिभुज का नाम बच्चे आप बताओ कि क्या बोलोगे आप इसको क्या बोलोगे, तो ए डैश बी डैश सी। तो ये दो त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा होगा। इस दोनों त्रिभुज को क्या लेते हैं, हम प्रमाण में लेते हैं। तो चलिए बच्चे इसको लिखते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, अगर मेरे भाई त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी की बात करें, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करें जिसको हाईलाइटेड किए हुए हैं, इन दोनों त्रिभुज की अगर बात करें, तो दोनों में आप देखोगे कुछ कुछ समानता है। दोनों में क्या है, कुछ कुछ समानता है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए पे जो बन रहा है 90 डिग्री, सेम ऐसे ही यहाँ पे ए डैश पे भी क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ए बी ए सी यानी बी ए सी यानी ए पे जो कोण बन रहा है, ये ए पे कोण, ये कितना डिग्री का, तो चूंकि एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा किसका, तो बी डैश ए डैश सी के, बी डैश ए डैश सी। ये किससे हुआ है, तो आप कह सकते हो प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। इसके आधार पर हम बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल सी इस वाले त्रिभुज का और एंगल सी इस वाले त्रिभुज का, दोनों कहीं ना कहीं क्या है, एक कैंची की तरह इस तरह से है। दोनों वर्टिकली, आप समझ गए होंगे, ये इसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, वर्टिकली अपोजिट। तो शीर्षाभिमुख कौन से, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, आप लोकेशन गुरुजी समझ में आ रहा है, ये बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ए सी बी या बी सी ए दैट मींस ये कोण बी सी ए बराबर हो जाएगा मेरे भाई एंगल ऑफ बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश। ये किससे हुआ है, तो शीर्षाभिमुख। ये किससे हुआ है, तो शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कौन से किससे हुआ है, तो इसका बारे में हमको क्या लिखना है, तो शीर्षाभिमुख कौन से। इसके साथ साथ बच्चे अगर दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है, ये ए कोण के बराबर हो गया, सी कोण के बराबर हो गया। मेरे भाई दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है, तो इसका मतलब है तीसरा कोण भी ऑलरेडी अपने आप में क्या हो जाती है, उन दोनों त्रिभुज की, तो मेरे भाई बराबर हो जाती है। अगर किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर आप प्रूव कर दिए हैं, तो ऑलरेडी तीसरा कोण क्या हो जाता है, तीसरे कोण के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ए बी सी दैट मींस बी पे जो कोण बन रहा है ए बी सी बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश सी के। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश सी के। और ये किससे हुआ है, तो ऑलरेडी ये तीसरा कोण बराबर हो जाता है। क्यों, तो मेरे भाई दो त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर है, तो ऑलरेडी तीसरा कोण बराबर हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है, तो मेरे भाई इससे ये फायदा होता है, इसीलिए मजे की बात ये है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसका सर, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। मेरे भाई ये समरूपता का चिन्ह है, समरूप का मतलब क्या है, रूप में क्या हो गया, दोनों समान हो गया। किस आधार पर हम कह सकते हैं, तो क्योंकि ये एंगल ए समरूपता से, किससे हुआ है, ए समरूपता से, दोनों में सिमिलरिटी है। क्या है, एंगल समान मिल रहा है। इस आधार पे हम लोग कर सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसका, ए डैश बी डैश सी का। और मेरे भाई याद होगा क्लास 9 में आप गणित में पढ़े होंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाता है, तो मेरे भाई उसका भुजा भी क्या हो जाता है, समानुपाती। उसका भुजा भी क्या हो जाता है, समानुपाती। और दोस्तों समानुपाती का मतलब आप समझिए जरा, है ना, जैसे आप दो दोस्त आपस में हैं, तो जितना आप खर्चा कर रहे हैं उतना उससे भी उम्मीद करते हैं खर्चा करने का। या फिर आप अगर राइट हैंड उठा रहे हैं, तो वो भी आपके राइट हैंड उठाने के लिए तैयार है। मतलब ये होता है समरूपता। आप ही के जैसा सेम वर्क अगर कर रहा है, तो वो समरूपता हो गया। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का, इसीलिए इसका भुजा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसका भुजा क्या हो जाएगा मेरे भाई, समरूप हो जाएगा। तो पहले हम एबीसी की अगर बात करेंगे, तो एबीसी का भुजा अगर एबी की बात करेंगे, तो इसका समरूपता क्या हो जाएगा, भुजा ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसीलिए क्योंकि ए बी बटा ए डैश
बी डैश बराबर हो जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज का पहले वाले त्रिभुज के एसी साइड की बात कर रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का किस साइड की बात करेंगे, उसी तरह का साइड कौन है, तो उसी तरह का, जैसे अगर हम इसको आधार बोले तो इसी तरह का ये भी आधार है इस त्रिभुज का, तो हम अगर एसी ले रहे हैं तो इसके बट्टा में क्या रखने वाले हैं, ए डैश सी। क्यों, तो क्योंकि भुजा क्या है, समरूप हो जाता है, तो ए सी बट्टा ए डैश सी। इसके बारे में अगर बताना है तो बच्चे ये किससे हुआ है, क्योंकि भुजा समानुपाती है। और भुजा समानुपाती कब होता है, तो आपको याद है कि त्रिभुज समरूप दोनों अगर आपस में हो जाता है तो इसका भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, तो समीकरण मान लेंगे मेरे भाई एक, इसको समीकरण एक। चलिए अब आगे की कहानी अगर करें, आगे की कहानी की ओर आगे बढ़ाएं आपको, तो आप पुनः एक त्रिभुज आपको हाईलाइटेड करवा रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखिएगा। ये वाली त्रिभुज क्या है, यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है, NQF। और सेम ऐसा ही आपको एक और त्रिभुज दिखा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो आपको सर A डैश B डैश F। तो अब सेम ऐसा ही क्या, आप जिस तरह से इस दोनों त्रिभुज को समरूप रूप किए हैं, ठीक ऐसा ही यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये दोनों त्रिभुज भी सेम वैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है मेरे भाई, ये दोनों त्रिभुज ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे 90 बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी क्या बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण। आप 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री के कोण से बराबर कर देंगे और तीसरा विमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। मतलब ये है बच्चे, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, समरूप है। तो हम अब उतना काम नहीं करने वाले हैं। होता है ना कि जब आप एक बार मेहनत कर देते हैं तो दूसरी बार मेहनत कम करना पड़ता है। तो बच्चे ऑलरेडी हम ए समरूपता से इसको हम समरूप प्रूव कर चुके हैं, और ऐसी ही रूप क्या है यहाँ पे भी इस दोनों के साथ भी है। तो आप समझ जाएंगे कि ये इसी प्रकार आप लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं कि इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज मतलब क्या, NQF और A डैश B डैश F भी क्या है मेरे भाई, समरूप है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो चूंकि त्रिभुज NQF पुनः त्रिभुज NQF क्या है मेरे भाई, ये समरूप है। पुनः त्रिभुज NQF, या लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार, ये अच्छा होगा, लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज NQF समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश F का। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में फिर से समरूप हो गया तो मेरे भाई आप जानते हो इसका भी भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इसका भी भुजा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका भी भुजा आपका समानुपाती हो जाएगा। इसका भी भुजा क्या हो जाएगा, तो समानुपाती हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पे लिखना है। तो भुजा समानुपाती का मतलब समझ रहे हो, अगर इसकी हम लंब की बात कर रहे हैं NQ का, तो सेम ऐसे ही A डैश B डैश F का लंब की बात करेंगे। ये आपको बीच में लिखना चाहिए, ये क्या है, इस तरह से लाइन गया हुआ है। तो अगर हम NQ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी A डैश B डैश की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले, NQ बटा A डैश F, NQ बटा A डैश B डैश, सॉरी A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज में पहले हम क्या लिखे हैं, NQF, तो हमेशा NQF में और A डैश B डैश F में तुलना करेंगे, इसी दोनों में। अगर हम QF की बात करें तो QF क्या है, इस त्रिभुज का आधार है। ठीक ऐसे ही अगर इसका आधार ले रहे हैं तो इसके नीचे कौन पटकेंगे, तो इसका दूसरे त्रिभुज का आधार A डैश F, तो QF बटा क्या हो जाएगा, A डैश F। QF बटा क्या हो जाएगा, QF बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, A डैश F। और इसको समीकरण क्या मान लेंगे, चलिए समीकरण मानने से पहले एक चीज ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे भाई, ये क्या है आपका, इस लाइन की अगर बात करें तो ये लाइन समांतर गया है। तो जब ये लाइन समांतर गया है, जब मेरे भाई ये लाइन क्या है आपको समांतर गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये BN की बात किया जा रहा है यहाँ पे बच्चे। BN ये आपतित किरण जो है क्या है, प्रधान अक्ष का समांतर है। अगर ये आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर है तो मेरे भाई इसके बीच का दूरी तो सारी जगह इक्वल होगा, हाँ या ना। तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी ये दूरी बीच का समान होगा। तो जितना दूरी AB की है ठीक उतना ही दूरी NQ का होगा। आपको दिख भी रहा है, क्यों, तो क्योंकि ये क्या है, BN समांतर है मेरे भाई प्रधान अक्ष का। अगर ये आपतित किरण समांतर जा रही है प्रधान अक्ष का, तो इसका मतलब इसकी बीच की दूरी समान होगी। तो AB के बराबर हम इसलिए NQ बोल सकते हैं। यहाँ पे AB के बराबर इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, NQ बोल सकते हैं। तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं मेरे भाई, क्या इस आधार पे हम लोग लिखने वाले हैं NQ के बदले में, तो NQ के बदले में आप क्या लिख सकते हो, तो NQ के बदले में हम AB लिख सकते हैं। क्यों, तो क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, QF बटा A डैश F। अब इसका बता देना है कि यहाँ पे क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे NQ बराबर हो जाता है, क्यों, तो NQ बराबर हो जाता है AB का, NQ बराबर हो जाता है AB का। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से काम करते हैं। 9 समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 का LHS पक्ष आप देखो, समीकरण 1 का LHS पक्ष और समीकरण 2 का LHS पक्ष दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब RHS भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो इसीलिए AC बटा A डैश C बराबर QF बटा A डैश F। QF बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, A डैश F।
तो चलिए निष्कर्ष यहाँ तक आया AC बटे A डैश C क्यू एफ बटे A डैश F। अब देखते हैं कि यहाँ पे दर्पण में अगर जाके देखें तो ये क्यू एफ के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मानना है कि अगर बिंदु क्यू क्या है मेरे भाई, पी के बहुत बहुत निकट आ जाए, क्यू बिंदु पी के बहुत बहुत क्या हो जाए, नजदीक हो जाए, तो मतलब क्यू और पी में कोई बदलाव ही नहीं रहेगा, कोई अंतर ही नहीं रहेगा। क्यू के जगह पे आप पी तक बोल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि क्यू बिंदु पी के क्या है, बहुत बहुत नजदीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। चूंकि बिंदु Q बिंदु P के बहुत बहुत नजदीक है, बहुत बहुत क्या है मेरे भाई, नजदीक है। तो बिंदु Q P के अगर बहुत बहुत नजदीक हो जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो, इसका मतलब QF बराबर क्या हो जाएगा, PF। इसीलिए QF बराबर PF, QF बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, PF हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि Q P के बहुत बहुत निकट है। अगर Q P के बहुत बहुत निकट हो जाएगा, Q P के बहुत बहुत निकट हो जाएगा, तो Q P के बहुत नजदीक हो जाएगा, तो मतलब आप Q के बदले में P बोल सकते हो। तो जिसको आप कहा यहाँ पे QF बोलते थे, उसको अब हम लोग Q के जगह पे P दे करके दैट मींस PF भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया है। तो इसके बदले में ऐसा बोल सकते हो। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं ये तो ये हो क्या जाएगा, तो इसीलिए AC बटा A डैश C बराबर QF। तो QF के बदले हम क्या बोल सकते हैं, PF। तो PF बटा A डैश F, PF बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, A डैश F। चलिए अब देखते हैं फिगर में AC बटे A डैश C, PF बटा A डैश F। यहाँ पे एक चीज गौर से देखना है कि सारी दुनिया आपको कहाँ से मापा जाता है, चिन्ह परिपाटी के नियम से ध्रुव से मापा जाता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे दूरी जो मापा जा रहा है, यहाँ पे कहाँ से मापा जा रहा है, कहीं पे ध्रुव है, AC में 9 ध्रुव है, A डैश C में ध्रुव नहीं है, PF में ध्रुव है। ध्रुव का मतलब P, पोल P है, A डैश F में ध्रुव है नहीं है। लेकिन क्या बिना ध्रुव का हम कोई चीज माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ध्रुव नहीं है इसीलिए AC को लिखने का कोशिश करेंगे किस तरह से। तो आप देखो फिगर में आकर के इस तरह से हम फिर से आकृति में आएंगे और लिखने वाले हैं किसको, तो बच्चे आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे। चलिए तो दर्पण हम जल्दी से यहाँ पे फटाफट से खींच लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से था, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। ये हमारा क्या है, वस्तु है AB, और यहाँ पे क्या था N, और N से NQ लंब डाला गया था। ये NQ क्या है, लंब डाला गया है। ये हमारा ध्रुव था। तो बच्चे आप फटाफट से देख लेंगे यहाँ पे। तो हम AC को अगर लिखना चाहें, AC कहाँ है, तो AC इस AC को लिखना चाहें तो AC को हम ध्रुव लेकर के ही लिख सकते हैं। ध्रुव से आप PA माप, यहाँ से P से A तक हम फिता उठा के मापेंगे PA, उसके बाद PC को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दैट मींस आप समझ सकते हो, अगर हम पूरा P से A ले लें, PA, इसमें से क्या P से C को हटा दें, PC को क्या करें, हटा दें, तो क्या बचेगा बच्चे। अगर हम पूरा P से A ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, P से C को छांट दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको जो बचेगा ये दूरी बचेगा AC। क्या बचेगा, AC ही बचेगा। क्या बचेगा, AC। तो हम AC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC। AC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC बटा। अब A डैश C के बारे में जरा सोचिए, A डैश C यहाँ पे है A डैश C, लेकिन बच्चे A डैश C के बारे में हम कुछ नहीं बोले हैं। A डैश C यहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए हमको ये दूरियां कहाँ से मापना है, ध्रुव से। तो ध्रुव से C तक के बीच की दूरी ले लेंगे PC। अभी हम गलत कर रहे हैं, PC ले रहे हैं, लेकिन अब देखो थोड़ा, P से C ले लिए, और अगर हम P से A डैश को छांटते हैं, P से A डैश तक की दूरी छांटते हैं, तो मेरे भाई पूरा यहाँ से यहाँ लिए और उसके बाद P से A डैश छांट दिए, तो आप कहोगे इसका मतलब जवाब यही आएगा कि A डैश C बच जाएगा। क्या बच जाएगा, A डैश C। मतलब बच्चे कहानी ये है, A डैश C के बदले में हम PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी, और PF में तो P है ही, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। A डैश F को कैसे लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखो, A डैश F कहाँ है, यहाँ पे फोकस है हमारा। तो A डैश F, अगर इस दूरी की बात करें, इतनी सी दूरी की बात करें, तो फिर इस दूरी के बारे में भी हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं या कुछ भी नहीं जानते, A डैश F हमारा क्या है, तो नहीं बोल सकते हो। तो इसीलिए हमें ध्रुव आना जरूरी है सारी चीज में। तो हम क्या करते हैं, इस दूरी को लिखने के लिए, A डैश F को लिखने के लिए, मतलब बच्चे A डैश F को लिखने के लिए, A डैश F को लिखने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, तो A डैश F को कैसे लिखें, तो P से माप लेंगे, पूरा PA डैश ले लेंगे, पूरा क्या ले लेंगे, PA डैश। और इसके बाद ये तो गलत कर रहे हैं, P से A डैश ले रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। इसके बाद हमको यहाँ से PF की दूरी को माइनस कर देना, PF की दूरी को माइनस कर देना। अब कहोगे सर गुरुजी ठीक हो गया, तो गणित का थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे। P से हम पूरा क्या लिए, PA डैश, उसके बाद PF को अगर माइनस कर दे रहे हैं, तो आपको जो चाहिए वही तो मिल रहा है, A डैश F ही मिल रहा है। तो PA डैश माइनस क्या हो गया, PA डैश माइनस क्या हो गया मेरे भाई, PF। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, PA डैश माइनस क्या हो गया, PF, PA डैश माइनस PF। चलिए अब
हम लोग इनके बारे में क्या बोले हैं, पी ए के बारे में आप जरा जहाँ पे माने हैं वहाँ पे अगर गौर से जाके देखेंगे तो इसके बारे में क्या माने थे पी ए के बारे में, तो पी ए, पी से ए तक की दूरी है तो पी ए को वस्तु दूरी यू माने थे, और ये अवतल दर्पण है चूंकि तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापा गया दूरी, इसीलिए क्या हो जाएगा ये दूरी हमारा, तो मेरे भाई ये दूरी आपका क्या हो जाएगा, तो आप भी कहोगे सर ये ऋणात्मक हो जाएगा, वैसे सारी दूरी ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा आप देख रहे हो राइट साइड जा रहा है, ध्रुव से हमें मापना पड़ रहा है लेफ्ट की ओर, उल्टा माप रहे हैं, तो सभी दूरियां ऋणात्मक होगा, एक ही बार दिमाग में याद रख लेंगे। ऊपर में हम बता चुके थे, तो पी ए हमारा यू है, तो यू है तो माइनस में यू लेंगे, क्यों, तो चिन्ह प्रपाटी के नियम से, माइनस पी सी, तो पीसी यहाँ पे लिखेंगे, पीसी हमारा वक्रता त्रिज्या है, लेकिन वक्रता त्रिज्या के बारे में हम क्या प्रूफ करके आए हैं कल के ही क्लास में, 2f, तो 2f है तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगा, इसका मतलब ये भी माइनस 2f हो जाएगा, तो इसके बदले में पीसी के बदले में भी हम लोग क्या रखने वाले हैं, माइनस 2f बट्टा पीसी, फिर से माइनस 2f, पीसी यहाँ पे रखे ही है, माइनस पी ए डैश, तो जरा पी ए डैश के बारे में सोचिए, पी ए डैश ये वस्तु रखा गया है, तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, तो पी ए डैश हमारा प्रतिबिंब दूरी हो जाता है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या लेना है, भी, ये भी किस में होगा, तो माइनस में, तो ये माइनस तो सर फॉर्मूला का है, पी ए डैश क्या लेना है, तो ये स्पेशल माइनस भी बराबर हो जाएगा पी एफ। फोकस दूरी की बात करें, पी एफ की बात करें तो पी एफ भी उल्टा दिशा में मापा गया, तो ये भी हमारा माइनस में एफ होगा, बट पी ए डैश फिर से, तो पी ए डैश यहाँ पे लिखे ही हैं बच्चे, पी ए डैश माइनस बी, तो पी ए डैश यहाँ भी माइनस बी होने वाला, माइनस पी एफ, तो पी एफ के बारे में जरा देखिए ऊपर में क्या लिखे हैं, तो माइनस एफ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एफ। अब आप थोड़ा सा गणित का कैलकुलेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, क्या करेंगे मेरे भाई, कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो चलिए फटाफट से कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा सॉरी, गुना करने से पहले आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बट माइनस 2f माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा v बराबर माइनस f, थोड़ा सही कर ले हम लोग इसको, माइनस v माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस f। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना में क्या होता है बच्चे, ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से गुना करेंगे, तो माइनस u को पहले दोनों से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा uv प्लस क्या हो जाएगा uv प्लस uv और माइनस प्लस माइनस uf, इतना तो गणित आती होगी आपको, फिर 2f को दोनों से गुना करना, प्लस माइनस माइनस 2vf, ध्यान देंगे प्लस 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 2f स्क्वायर बराबर, अब नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे तो माइनस माइनस के चक्कर में क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस, तो 2f स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस vf, माइनस क्या हो जाएगा vf। अब ध्यान से देखिए 2f स्क्वायर बराबर के इधर भी और इस साइड भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो गया कैंसिल, दोनों का कहानी खत्म, तो यहाँ पे बच क्या गया मेरे भाई, तो आप ध्यान से देखोगे ub माइनस uf माइनस uf बराबर में 2vf को उधर भेजेंगे तो प्लस में 2vf हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से उधर था बराबर की उस साइड माइनस में vf, सो दैट इंप्लाइज, तो अब हम लोग का कहानी क्या बन जाता है मेरे भाई, तो ये uv हो गया माइनस uf हो गया और बराबर में 2vf में से 1vf, यानी दो को vf में से एक vf घटेगा तो कितना vf, तो vf सिंगल बचेगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है बच्चे, दोनों ओर अगर कोई काम करते हैं तो कोई गलती नहीं होती है, कोई दिक्कतें नहीं होती है, हम भी क्या कर रहे हैं मेरे भाई गणित में दोनों ओर, क्योंकि दोनों ओर यू भी एफ से क्या करते हैं भाग देते हैं, दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर मेरे भाई आप भी फटाफट से बोलोगे दोनों ओर क्या करते हैं यू भी एफ से भाग देते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है दोनों ओर यू भी एफ से भाग दे रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम दोनों ओर कर रहे थे, यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर वी एफ बटा यू भी एफ। अब आप ध्यान से देखोगे तो यू भी से यू भी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, तो सारे के ऊपर में कितना बच जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप जवाब दोगे गुरुजी 1 बचता है, तो 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, और इसी को आप थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं, इसी को आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो मेरे भाई काम का चीज आ जाएगा आपको, इसीलिए 1/f बराबर हो जाता है 1/u पहले से है, ये माइनस वाला बराबर की उस साइड भेजेंगे धक्का देके तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस में 1/v और प्लस 1/u, तो मेरे भाई जो कि आपको थ्योरी प्रूफ भी करना था क्या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को अच्छे से समझ में ये चीजें आया होगा, है ना, तो ये हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो गया हमारा 1/f, जो कि मिरर फार्मूला सिद्ध हो गया, है ना। तो ये चीजों को आपको थोड़ा सा चीजें में दिमाग लगाना पड़ेगा ही, थोड़ा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो ही ये चीज क्या होने वाला है, आपको पल्ले पड़ने वाला है। तो आप थोड़ा सा गंभीरता से गहराई से अगर पूरी क्लास को एंजॉय करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा जिस तरह से बताया गया है। तो आशा करते हैं कि मेरे प्यारे भाई आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इस तरह से पूरे क्लास को आप एंजॉय किए होंगे, है ना, और आप कमेंट में जाकर के जवाब देंगे कि अब तक दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करने में आपको मजा आया कि नहीं आया। चलिए सर, तो इस तरह से हम लोग क्लास को आज यहीं तक करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।